तो आइए, तो अब क्या हो रहा है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंच चुका है, लेकिन उस समय दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट हो गई है। ठीक है, तो व्हेन स्प्रिंग कम्स टू इट्स नेचुरल लेंथ देन बोथ ब्लॉक्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक, तो आपको ये पता करना है कि कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो टू फाइंड v1 एंड v2 व्हेन स्प्रिंग is at its natural length. ठीक है, क्या क्या करने वाले हैं इसके लिए? वी यूज, देखिए क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो चाहिए ही होगी। एक अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो काम नहीं बनेगा, आपको एक और इक्वेशन चाहिए, वो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वी यूज पी कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दोनों यूज करने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी भी कंजर्व करेंगे और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें एक डाउट आ सकता है, सर क्या मैं सेंटर मास फ्रेम से नहीं कर सकता था? उसमें तो हो जाता है, लेकिन फिर भी दो वेरिएबल है ना, तो एक फिर भी चाहिए होगा आपको एक और इक्वेशन। तो इसीलिए यहाँ सेंटर मास फ्रेम से एडवांटेज नहीं हो पहुंच पा रहा है क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा है। तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। P इनिशियल क्या होगा? तो P इनिशियल आपका वही होगा, M2 कितने से जा रहा था? U से, और फाइनली क्या हो रहा है इन दोनों का? अलग अलग है, M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, वैल्यू डाल दो। M2 क्या है? 4 इंटू 10। M1 क्या है? 2V1 4 इंटू V2। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेके काट देंगे, ये 2 ये 2 ये 2, तो क्या आ गया इसमें? 20 इक्वल्स टू V1 प्लस 2V2। ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूँ थ्योरी वाइज। ठीक है, चलो तो अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो इनिशियल एनर्जी क्या था? केवल काइनेटिक एनर्जी था, m2u²। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी और फाइनली भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं आने वाला, इक्वल्स टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। ठीक है, तो ये हो गए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गए फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं क्योंकि स्प्रिंग ना पहले दबा था ना बाद में दबा है। अब बीच में क्या हो रहा है उससे तो मतलब ही नहीं है, कारण स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, एक संरक्षी बल है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण इसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप यूज कर सकते हैं, हालांकि इस पर डिस्कशन हो चुका है पिछले चैप्टर पर। चलिए तो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। तो हाफ m2 कितना था? 4 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया 100, हाफ m1 कितना है? 2 kg इंटू v1² प्लस हाफ m2 कितना है? 4 इंटू v2²। तो देखो v1 v2 के एक रिलेशन यहाँ से ले आओगे, ठीक है, इंटू v2², इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूट करोगे थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी पर वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप तरीका सीख लो, तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और आपको दिमाग में ये भी स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर एक बार आप किसी ब्लॉक को खींच के छोड़ते हैं तो इलोंगेशन के बाद पहले वो नेचुरल लेंथ पे आएगा, फिर कंप्रेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेने वाला हूँ जिसमें अब कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा? अब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है लेकिन वेलोसिटीज दोनों की अलग अलग है। तो आपको पता है v1 की वैल्यू ज़्यादा है, कैसे पता चला? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लग रहा है पूरे टाइम, तो इसकी वैल्यू वो बढ़ा रहा है। ठीक है ना,
पहले तो ये दोनों हो गए इक्वल, अब ये बढ़ेगा और ये कम होगा, तो उसके बाद अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा। तो क्योंकि ये ज्यादा रेट से बढ़ रहा है तो अब ये स्प्रिंग को ये दबा देगा, ठीक है। तो अब कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट ये शुरू करने वाले हैं कि स्प्रिंग अपने कंप्रेशन स्टेट पर आ जाएगी, दबने लगेगा। तो क्या होगा वो बताता हूं आपको, इसको कॉपी कीजिए। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए थे कि नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग है और वेलोसिटीज v1 और v2 है। तो ये आप फील कर चुके हो कि v1 की वैल्यू ज़्यादा होगी v2 से। यहाँ पे v1 की वैल्यू ज़्यादा है v2 से। कैसे पता चला सर ये आपको? मैंने पहले भी बताया आपको कैसे पता चला, क्योंकि इस ब्लॉक में स्प्रिंग फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी और इस ब्लॉक में स्प्रिंग फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। तो ये स्पीड को कम ही कर रहा है पूरे टाइम। अब स्प्रिंग फोर्स लगना बंद हो गया, लेकिन वेलोसिटी ये बढ़ाता जा रहा है इसको, ठीक है। तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो अब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा, ठीक है। तो अब स्प्रिंग में कंप्रेशन शुरू हो जाएगी। देखो ध्यान से, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा रेट से ये आगे बढ़ेगा। देखो ये धीरे धीरे रेट से आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे समझना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये तेज बढ़ रहा है। तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो अगर डिस्टेंस कम हो रहा है इसका मतलब कंप्रेशन हो रही है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होने से स्प्रिंग में कंप्रेशन शुरू हो गया। तो क्योंकि कंप्रेशन शुरू हो चुका है तो अब जो स्प्रिंग है वो दब चुका है, ठीक है। ये भी थोड़ा आगे आ जाएगा, ऐसा है, ये M2 हो गया, ठीक। तो अब स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन पता करो। स्प्रिंग फोर्स क्योंकि स्प्रिंग दब रहा है तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, है ना। तो अब स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, स्प्रिंग फोर्स ऐसे, ठीक। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, ऐसे आगे भी दिखा सकते हैं, ऐसे ये है स्प्रिंग फोर्स, ठीक। और वेलोसिटी इसकी किधर है? m1 की, इसकी वेलोसिटी आगे है v1 और इसकी वेलोसिटी इधर है v2, है ना। तो अब ये डैश हो गया क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे है, ठीक। अब समझो ध्यान से, ये स्प्रिंग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये स्प्रिंग फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अभी भी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये दबता जाएगा, लेकिन इसकी अब मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी और इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि when velocity of 1 is greater than velocity of 2, then spring compresses, ठीक है। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। कब होगा स्प्रिंग में कंप्रेशन? जब 1 की वेलोसिटी ज़्यादा 2 की कम होगी, क्योंकि कंप्रेशन शुरू हो जाएगा इसीलिए स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी। और स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा? m1 की वेलोसिटी को कम करेगा, m2 की वेलोसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन जब जब इसकी मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा होगी तब तब स्प्रिंग को दबाते जाएगा। तो सोचो क्या होगा? एक समय ऐसा होगा कि ये v1 ज़्यादा था, v2 कम था, पर अब क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो v2 बढ़ता जाएगा, v1 कम होता जाएगा। तो एक समय में क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो फिर से वही वाली बात शुरू हो गई कि जब when velocity of 1 is equals to velocity of 2, then spring has maximum compression. मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा। मैक्सिमम इलोंगेशन में भी दोनों की वेलोसिटी सेम थी, मैक्सिमम कंप्रेशन में भी दोनों की वेलोसिटीज सेम होंगी, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, ये बताओ। ये क्या होगा? ये होगा L0 माइनस एक्स मैक्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कंप्रेस हो चुका है तो इसकी लेंथ अब
नेचुरल लेंथ से कम हो चुकी होगी, ठीक। उस समय दोनों की वेलोसिटीज बराबर होंगे, ये v और ये v, ये m2 ये m1, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है या वेलोसिटीज क्या होंगी दोनों की, तो वही काम करना है फिर से। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एक्स मैक्स केवल यही अगर निकालना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लगा सकते हो डायरेक्ट। तो इसमें हम क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है वो डिपेंड करेगा, है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी कब की बात हो रही है, ठीक। ये मैंने खैर वैरायटी चेंज का कर दिया है। तो अगर पूछा जाए कि पीछे वाले की वेलोसिटी फिर दी जाएगी, ठीक है ना, पीछे वाले पे वेलोसिटी देकर आप छोड़ दोगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाएगा। तो उसके बारे में लिखा रहेगा हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इनिशियल, ये इनिशियल है, इक्वल्स टू फाइनली ये जीरो होगा फॉर श्योर, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो वी रिलेटिव जीरो होगा। तो आप इसको लिख सकोगे हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा आगे, लेकिन आप समझ लो कि कैसे कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब भी दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी, जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तब भी वेलोसिटी सेम होंगी, ठीक है। क्यों कम और ज़्यादा हो रहा है ये समझ आ रहा है। जब इलोंगेट हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ऐसी लग रही है, तो एक की वेलोसिटी कम करके दूसरे को वो बढ़ाना शुरू करेगा, तो वो बढ़ाते और कम करते एक साथ दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर स्प्रिंग अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगी। फिर क्या होगा, फिर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आएगी, फिर कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होते होते फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होगा, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटीज पे होंगे, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस का करवाता हूँ, ठीक। डेवलप कर लिया आपने कंसेप्ट, क्वेश्चंस करेंगे आप। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए इस बार मैंने दोनों को वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। इसके 10 है, इसके 20 है, और मास है 1 और 2। आपको बताना है मैक्सिमम इलोंगेशन क्या है। तो इसमें वेलोसिटीज तो पूछा ही नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है। तो एक मेथड तो आप ऐसे कर सकते थे, क्या करते, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, सिस्टम में कोई फोर्स नहीं है, केवल स्प्रिंग फोर्स है, वो इंटरनल है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो क्या लिखते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, जब मैक्सिमम इलोंगेशन होता है तो बोथ हैव सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाती है। तो आप लिखोगे m1v प्लस m2v, ठीक है। तो m1 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 40, और इन दोनों में कॉमन ले लो, 1 + 2 3v, तो ये हो गया 50/3। ये आ गई वेलोसिटी कॉमन, दोनों की सेम वेलोसिटी होगी जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन निकालने वाले। तो इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी दोनों की आएगी, तो क्या लिखोगे, हाफ m v स्क्वायर कितना है 100 प्लस हाफ m v स्क्वायर कितना हो गया 400 इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी अब आ गई दोनों की, तो लिखोगे हाफ के 100 है, एक्स मैक्स कितना है एक्स स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, कॉमन हो गया दोनों का। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500, तो 2500/9 प्लस हाफ m 2500/9,
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ हाफ तो काट लो पहले सभी से। ठीक है, अब इसमें 2 और ये 1 है तो 2 + 1 को जोड़ दो, 3 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। 100 भी कम कर सकते हैं। देखो 2 0 यहाँ काट लिया, 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 2 0 यहाँ काट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? केवल और केवल 1। यहाँ कितना बचा? 4 2 जा 8, है ना। तो 8 + 1 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या है? x²। यहाँ क्या है? 25/9, 25/9, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 3 हो गया। 3 × 25/9, तो इसको काट के छोटा कर लो। ठीक है, तो 25/3 हो गया, इसको इधर भेज देते हैं। तो x² = 9 में से माइनस करोगे 25/3 को, 25/3, तो 27 - 25 दैट इज 2/3 का रूट। ये आ गया x max का स्क्वायर। तो ये तो हो गई आम जिंदगी। अब लगाते हैं एवियन जिंदगी। ठीक है, तो ये था मेथड 1। तो मेथड 1 में आपको बता रहा हूँ, जबकि आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम इलोंगेशन। तो इलोंगेशन निकालने के लिए ज़्यादा काम करना ही नहीं है, सिंपल क्या कहाँ पहुँच जाना है? मेथड 2 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, सेम फ्रेम में करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? याद है आपको काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता है हाफ म्यू क्या हुआ? m1 m2/m1 + m2 × v रिलेटिव। v रिलेटिव, लेकिन आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लेना होता है। तो चलो सॉल्व कर लें इसको। तो हाफ m1 m2/m1 + m2 × v रिलेटिव। v रिलेटिव इसका डिफरेंस हो गया, तो 20 - 10। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इक्वल्स टू। अब फाइनली आपको पता है जब मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा तो बोथ हैव सेम वेलोसिटी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्या करोगे? हाफ k x², बस सिंपल। तो हाफ हाफ कैंसिल। ठीक है, यहां से 100 है, इसको ले आएंगे इधर, तो क्या आ जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करो। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर 100 और 100 ये कैंसिल हो गए, तो इसको यहीं से काट दिया मैंने, तो सीधा आ गया 2/3 का रूट। अरे सर क्या हो गया ये तो सिंपल एक लाइन में आंसर। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको टाइम सेव करना है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहुंच जाइए, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वहाँ पे काम आएगा जहाँ मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ। दोनों की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन अब डिफरेंट है। ठीक है, तो क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है तो अब मैं मेथड 1 नहीं करूँगा, अब मैं केवल एवियन जिंदगी लगाऊंगा, आम जिंदगी वाला काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए मेथड 2 में क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये करने वाला। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं? हाफ, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ पर ही था क्वेश्चन में गिवन है, ये नेचुरल लेंथ पर है, तो हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव, म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। यही लगाने वाले, क्योंकि इधर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 है? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो हाफ m1 m2
बाय m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बताना, 40 माइनस -20, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसीलिए आप करोगे 40 प्लस 20, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे। इक्वल्स टू हाफ के 100 है इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो हाफ और 100 नहीं, 100 नहीं कटेगा तो हाफ हाफ काट लो, 100 इससे काट लेंगे बाद में, तो 2 1 जा 2, 4 जा, फिर ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो 3/2 हो गया, और ये कितना हो गया 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं। 3/2 इंटू 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। तो 100 और ये 100 कैंसिल हो गए, तो 2 1 जा 2 18 जा, ठीक है, तो 18 3 जा 54, तो x इज इक्वल्स टू रूट 54 मैक्सिमम इलोंगेशन, इतना मीटर, क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड में, इसलिए ऐसा यूनिट में आएगा, ठीक है। ये हो गए। अगर मैं पूछ देता सेकंड क्वेश्चन में कि बताओ वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम, वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन, जब दोनों का मैक्सिमम इलोंगेशन है तब बताओ वेलोसिटीज क्या है, तो आपको क्या करना पड़ता, फिर ये कंजर्व करना पड़ता, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आप क्या लिखते हैं, इसको प्लस कर दो, तो लिखोगे m2 u2, इसको माइनस कर दो, माइनस m1 u1, और जब दोनों की मैक्सिमम इलोंगेशन है तो वेलोसिटी सेम है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ m1 प्लस m2 इंटू वी, ठीक। तो सॉल्व कर ले, 6 इंटू 40, तो 6 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू इनका सम 6 प्लस 2 8 वी। तो ये कितना है 240, ये कितना है 40, तो कितना हो गया 200, 200/8, ठीक है, 200/8 आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 से काट लो या 8 से काट लो, 8 1 जा 8 2 जा 16, 40 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटीज होगी जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे होंगे दोनों, ठीक है ना, ऐसे खींच जाएगा वो। तो ये था आपका इलोंगेशन और कंप्रेशन की कहानी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टाइप का मैं लूंगा जिसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगा के इसको खींच रहे होंगे, ठीक है ना, उसके बाद पूछा जाएगा कि इलोंगेशन कितनी होगी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक, नोट डाउन कीजिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रेज कर देता हूँ कि कभी कभी बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर ये पीछे जा रहा है ऐसे, तो मैक्सिमम इलोंगेशन तो उसी समय हो जाना चाहिए जब, तो इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये इसमें माइनस होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तभी इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, मतलब दोनों का फाइनल जो है ना वो इसी डायरेक्शन में होगी v, तभी इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में इनिशियली छोड़ेंगे पर फाइनली दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम ही होगी, तभी आप ये फाइनल में प्लस लिखे हो, ठीक है। ऑल्दो इसने आपने शुरुआत पीछे किया था, बट ऐसा नहीं कि वो उधर जाएगा तभी उधर की वेलोसिटी होगी v, इधर की वेलोसिटी v होगी तभी होगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग अलग है ना। तो इसीलिए जब तक दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी तब तक मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जिसमें लैंग्वेज डिफरेंट है बट काम वैसे ही होगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फोर्स वाले क्वेश्चन में लूँगा, है ना, वो टाइप्स लूँगा। देखो ये दो ब्लॉक्स हैं m और 2m, इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसको अगर x लेंथ खींच दिया जाए, है ना, x लेंथ खींचकर छोड़ दिया जाए, तो बताओ जब ये अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा तब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी।
ठीक है, तो वी रिलेटिव बताना है व्हेन स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ। ठीक है, जब नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की वेलोसिटी होगी, क्योंकि आप जब इसको खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स इसमें इधर लगेगा और इसमें इधर लगेगा, तो इसको भी वेलोसिटी मिलेगी, इसको भी वेलोसिटी मिलेगी, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे बढ़िया क्या करना है आपको, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। ठीक है, तो इनिशियल u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल क्या होगा, तो हाफ k एक्स स्क्वायर, k इनिशियल 0, u फाइनल ये 0 क्योंकि अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा ये। अब k फाइनल के लिए आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, म्यू कितना हो गया, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से m और m कट गया, 2 और 2 कट गया। ठीक है, तो x की वैल्यू दिया हुआ है, आपको वी रिलेटिव निकालना है, तो इस बार उल्टा काम है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो 3k एक्स स्क्वायर बाई 2m का रूट इक्वल्स टू वी रिलेटिव, ये रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करना होता है। तो सेंटर मास फ्रेम में काफ़ी आसान होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ देता हूँ। मान लीजिए इस बार ऐसे किया हुआ है कि यहाँ पर एक रिंग है और यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग है। ठीक है, यहाँ का मास m है, यहाँ का मास 2m है। ठीक, और इसको ऐसे वेलोसिटी v0 देकर छोड़ दिया गया और आपसे पूछा जाता है, इधर कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है ना, यहाँ पे एक रॉड है, ऐसे रॉड किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है ऐसे रॉड, और फ्रिक्शन नहीं है, तो पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगी। अब ये रिंग ऐसे जाएगा ना, ऐसे टेढ़ा होगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ऐसा नहीं कि यही रहेगा, ये भी फ्री है, तो ऐसे जाकर मान लो ऐसे हो गया। तो आपको बताना है मैक्सिमम इलोंगेशन, तो क्या क्या करोगे इसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहुंच जाना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो क्या लिखोगे, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे, हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी काम का है। ओके, चलो अब मैं आपको दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स लगा के दिखाता हूँ कि उसके कंसेप्ट कैसे डेवलप होंगे। ठीक है, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फोर्सेस दोनों में लगा दिया गया, दोनों में फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि फिर बताओ कि स्प्रिंग की कितनी इलोंगेशन होगी मैक्सिमम, है ना। तो अब आप फोर्स लगा के खींचना शुरू किया, अब आप वेलोसिटी देकर नहीं खींच रहे हो, फोर्स लगा के खींच रहे हो। तो आपसे पूछा गया कि बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप जब इसको खींच रहे हैं तो इसमें इलोंगेशन आया, इधर वाले हिस्से में इलोंगेशन आया x1 और इधर वाले हिस्से में आया इलोंगेशन x2। ठीक है, ये इधर इलोंगेशन है, ये इधर इलोंगेशन है, तो टोटल इलोंगेशन का आंसर क्या है, x1 प्लस x2। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब सुनो कैसे करें इसको, क्या अप्रोच लगाएं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब आप पहुँच जाओगे तो सेंटर ऑफ मास अब ये अनएसेलरेटेड नहीं है, अब ये एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में नेट एक्सटर्नल फोर्स है। अब पहले स्प्रिंग फोर्स था वो इंटरनल हो जाता था, बट अब बाहर से आपने फोर्स लगाया, तो बाहर से फोर्स लगाया तो वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, प्यारे बच्चों,
जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। नेट फोर्स तो मैं F1 को बड़ा ले लेता हूँ, तो F1 माइनस F2 बाय टोटल मूविंग मास M1 प्लस M2। किसी को भी बड़ा ले लो, मैंने इसको बड़ा ले लिया, ठीक है। अब अगर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर आप बैठ के करते हो, तो क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया है ना। अच्छा, इसको बड़ा ले लेते हैं चलो, ताकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बना दे। बड़ा छोटा नहीं, प्लस माइनस होना चाहिए। इधर प्लस ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। मैंने इधर प्लस ले लिया था, तो इधर प्लस है तो F2 प्लस हो जाता है और F1 माइनस हो जाता है। मैं एक जनरलाइज सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इधर पॉजिटिव ले लिया, तो अब सेंटर ऑफ मास किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। अब आप इसी में बैठ कर आप देख रहे हो, तो ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, स्यूडो फोर्स इज एडेड, ठीक है। अब स्यूडो फोर्स क्या होता है, याद है आपको? स्यूडो फोर्स जिधर एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है। तो इसको स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, कितना, M1 इंटू ए सेंटर ऑफ मास, इसमें M2 इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा, इन दोनों को जोड़ दोगे और इसमें इन दोनों में घटा दोगे, सही है। तो चलो लिखते हैं कि नेट फोर्स ऑन M1 कितना लगेगा। तो M1 में नेट फोर्स है, इनका सम F1 प्लस M1 ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये M1 का हो गया। और M2 के लिए क्या करोगे, M2 के लिए करोगे इधर F2 और इधर M2 ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा F1 प्लस M1 इंटू, इसकी वैल्यू डाल दो, F2 माइनस F1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, M1 F1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, M2 F1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, M1 F2, और ये माइनस M1 F1, ठीक। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, एलसीएम में क्या आ गया, M1 प्लस M2। तो इसको जरा ठीक से लिख लें, तो क्या आ रहा है देखना, इसमें आ रहा है M1 F2 प्लस M2 F1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। ये आ रहा है 1 पे। अब 2 पे देखते हैं, 2 पे नेट फोर्स क्या होगा, 2 पर तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, यही नेट फोर्स होगा। तो आप क्या करेंगे, F2 माइनस M2 ए सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास क्या है, F2 माइनस F1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर से इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, M1 F2, इधर आ जाओ, M2 F2, माइनस से खोलो तो माइनस M2 F2, ये माइनस प्लस हो जाएगा M2 F1। अब इसे ध्यान से अगर देखा जाए
ऐसे कर देता हूँ, तो ये माइनस और ये प्लस, और सॉरी ये नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे बाय m1 प्लस m2। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, देखो m1 f2 m2 f1 बाय m1 प्लस m2, सेम ही आ गया, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ m1 f2 प्लस m2 f1 बाय m1 प्लस m2। तो इसका मतलब दोनों में नेट फोर्स सेम ही लग रहा है। तो अब मेरे लिए सिचुएशन क्या हो गया पता है, अब मेरे लिए सिचुएशन ऐसा हो गया कि जो ब्लॉक है, जो यहाँ पे ब्लॉक है, इसमें इधर फोर्स लग रहा है F, इसको मैं मान लेता हूँ F, ठीक है, ये F है, इसको मान लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल्स टू F। तो इधर लग रहा है F और इधर भी लग रहा है F, ठीक है। ये क्या है, ये है m1 और ये है m2। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये हो गया कहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब आप बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा बराबर फोर्स से इसको खींच रहे हैं, है ना। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोशन कैसा होता है, मोशन कैसा होता है, प्योर ऑसिलेटरी मोशन होता है, प्योर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऐसे होता है। तो इस पे फोर्स लग रहा है F, उस पे फोर्स लग रहा है F, और अब उसको खींच रहे हो आप। तो जब आप खींचोगे तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ से ये खींचेगा x1 और यहाँ से ये खींचेगा x2, ठीक है ना, यहाँ से ये खींचेगा x1, यहाँ से खींचेगा x2। अब आप फोर्स मेथड नहीं लगाओगे, एनर्जी मेथड लगाना, ठीक। तो क्या करेंगे, वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन कौन से फोर्स हैं, ये वाले फोर्स हैं, इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में, इसका भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन दोनों का पॉजिटिव होगा। तो इसका वर्क डन क्या हुआ, F इंटू x1, इसका वर्क डन क्या हुआ, प्लस F इंटू x2। अब स्प्रिंग का भी वर्क डन होगा, यहां जब ये खींचेगा तो टोटल कितना खींचा ये, x1 प्लस x2 खींची है ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, -12 k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो तो इसकी वेलोसिटी इनिशियली भी 0 थी और फाइनली जब वो मैक्सिमम पे रहेगा उस समय भी उसकी वेलोसिटी नहीं रहेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम खींच गया, अब वो आगे कभी नहीं बढ़ रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उस समय वेलोसिटी तो 0 ही होगी, इज इक्वल्स टू इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0, खैर ग्राउंड में भी 0 आ रहा था, ठीक है, क्योंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी वहां पे 0 हो गई। तो आपके लिए क्या बन गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपने x1 x2 को कॉमन ले लिया, तो f को कॉमन लेके क्या लिखोगे, f कॉमन ले लिए, और इधर लिखोगे ½ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो ये x1 प्लस x2 और ये एक कैंसिल हो गया, तो x1 प्लस x2 ही तो मैक्सिमम लेंथ है, x मैक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f बाई k, क्या हो जाएगी 2f बाई k इक्वल्स टू x1 प्लस x2। इसको आपको याद कर लेना है ताकि बार बार करने की जरूरत ना पड़े। कैसे याद करोगे, अगर दोनों ब्लॉक्स में फोर्सेस लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होता है, 2f बाई k। f क्या है, ये है। तो मैं इसको फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ और कुछ क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, ठीक है। इसको आप कॉपी कीजिए और समझिए ध्यान से क्या क्या मैंने फिर से बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे गया तो पता चला कि वो तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ा। सूडो फोर्स एक्सेलरेशन सेंटर मास के ऑपोजिट लगता है,
तो दोनों में ऑपोजिट लगाया तो इन दोनों में ऐड हो गया, पर इन दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। जब दोनों को सॉल्व किया तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये पूरा सिचुएशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसा दिख रहा है, तो बराबर फोर्स से मैं खींच रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बराबर फोर्स से खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये x1 खींच रहा है, वो x2 खींच रहा है, तो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, x1 प्लस x2 हुआ, ठीक है। तो टोटल इलोंगेशन है 2f/k, f क्या है, ये है, ठीक। चलिए तो मैं समराइज कर देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ लिखा ना फाइनल आंसर, इसको ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल आंसर कॉपी कर लीजिए। चलिए तो समराइज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ जो इलोंगेशन आया था वो इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब याद करो कि f की वैल्यू क्या थी, तो इसको लिखने का जो तरीका है ना, मैक्सिमम इलोंगेशन, चाहे आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से निकालें या ग्राउंड के फ्रेम से निकालें, वो तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात होती है। अब चाहे आप सेंटर मास फ्रेम में बैठ के देखें या ग्राउंड फ्रेम में देखें, इलोंगेशन मैक्सिमम जो है वो वही रहने वाली है, सही है। तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या है, 2/k। f की वैल्यू याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे आप सेंटर ऑफ मास में हर एक टर्म में कैसे सीखे, m1x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। उसी तरह से यहाँ पर आप m1 के साथ 1 नहीं 2 करेंगे, बस यही अंतर आ जाएगा। तो m1 f2 प्लस m2 f1 बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं और इसको देखते हैं कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 kg का एक ब्लॉक है, इसमें 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसमें एक 4 kg का ब्लॉक है जिसमें 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट वही अपना ले लेते हैं 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक। नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो 10 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या है, व्हाट इज एक्स मैक्स। तो देखो अब आपको कुछ सेंटर मास इधर उधर ये सूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने फॉर्मूला याद कर रखा है ना। तो बस वैल्यू लगा दो। तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम इलोंगेशन इज 2/k m1 f2, m1 f2, तो 2 इंटू 20 प्लस m2 f1, है ना, m2 f1, तो 4 है ये और ये 10 है, तो 4 इंटू 10 बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 4, सीधा सीधा। तो k की वैल्यू रख देते हैं इसमें 100, ठीक है, 100। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 2/100 इंटू ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, है ना। 40 प्लस 40 इज 80 बाई 2 प्लस 4 इज 6, ये 0 0 कैंसिल, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो को फायदा नहीं हुआ, इसको भी काट लेते हैं। 2 बार में 4, 2 बार में 5, तो 4/15 मीटर, सिंपल आ गया, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो थोड़े पुली वगैरह भी होंगे, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट काफ़ी आसान उसका आंसर होगा, नो डाउट। आइए, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है, एक 2mm है और लेकिन बहुत सारे पुलीज लगे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही है कि आपको एक्स मैक्स पता करना है ना, फाइंड एक्स मैक्स कितना है ये बताना आपको। हाँ, इसका के दिया हुआ था क्वेश्चन में, के है। तो देखो अगर इस तरह देखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन आप इसको सिर्फ इस ब्लॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं ये पता कर लो तो अपने आप ही काम आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे करें, देखिए इधर फोर्स लग रहा है तो टेंशन भी इसमें डेवलप होगा, F टेंशन इधर डेवलप होगा, T और T इक्वल्स टू F हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ T है, यहाँ भी T है, तो फिर यहाँ पर 2T हुआ, तो फिर यहाँ पे भी 2T हो गया,
यहाँ 2t हुआ तो फिर यहाँ पे भी इधर 2t हो गया, तो इधर भी 2t हो गया, तो t के जगह f लिख देंगे। यहाँ t है तो फिर इधर t है। ठीक है बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। इधर फिर टी हो गया और इधर टी है तो टी इक्वल्स टू एफ लिख दिया। अब मेरे लिए क्वेश्चन वही हो गया है ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया। देखो ब्लॉक्स पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं वो पता चल गए, इधर एफ लग रहा है, इधर 2f लग रहा है, तो आ जाओ सॉल्व कर लें। एक्स मैक्स इक्वल्स टू सबसे पहले 2/k, 2/k हो गया, m1 f2, m1 f2, तो इसको 1 ले लो, इसको f ले लो, तो 2mf। ठीक है प्लस, अच्छा एक कैपिटल लेटर है तो इसको भी कैपिटल ही कर लेते हैं। ठीक है अब इसमें m और ये 2f लोगे तो ये लोगे m इंटू 2f बाय m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कर लो तो 2m प्लस m को ऐसे कर लेंगे। ठीक है तो क्या आएगा देखो, 2/k 2mf 2mf 4mf बाई 2 + 1 3m, m और m कैंसिल हो गए। ठीक है तो क्या आ गया इसमें आंसर, 8/3f/k। ठीक है ये आ गई मैक्सिमम इलोंगेशन। देख रहे हो कितना आसान हो गया, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो अगर ये फॉर्मूला याद है तो। ठीक है तो ये थी स्प्रिंग ब्लॉक की कहानी, जो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन ले लिए, हर कंसेप्ट को कवर कर लिया। ठीक है अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि कोलिजन कैसे होता है, टक्कर कैसे होता है, टक्कर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या स्प्रिंग ब्लॉक की जो कहानी है, स्प्रिंग ब्लॉक का जो थ्योरी है, क्या वो टक्कर वाले में भी लगा सकते हैं या क्या उसमें भी कुछ मिक्स है, कुछ कंसेप्ट मैचिंग हो रहा है क्या, देखते हैं उसको, समझते हैं। ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कोलिजन। चलिए कोलिजन शुरू करते हैं। कोलिजन का मतलब टक्कर हो रहा है किसी दो ऑब्जेक्ट में। ठीक है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको फील करवाता हूँ कि होगा क्या और कैसे कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। तो मान लीजिए एक m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि u1 वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा था, u1 वेलोसिटी से। ठीक है तो ये कोलिजन के पहले की कहानी है। और एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसी रास्ते में जो m2 मास का है और वो u2 वेलोसिटी से जा रहा था, तो ये कोलिजन के पहले की बात है, तो ये बिफोर कोलिजन। ठीक है अब क्या हुआ कि वेलोसिटी 1 ज़्यादा है 2 से। ठीक है 1 ज़्यादा है 2 से, तो ये ज़्यादा रेट से आगे बढ़ेगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो एक समय में क्या होगा कि ये जाकर इसको टक्कर मार देगा। ठीक है तो जब टक्कर मारता है ना, उस समय क्या होता है कि थोड़ी सी इसकी शेप में चेंज आ जाती है। ठीक है ऐसा कुछ, ऐसे थोड़ा सा ऐसे डिफॉर्म हो जाता है ना, तो ये थोड़ा सा दब जाता है, वो ऐसा हो जाता है। तो मैं लगेगा कि सर एक सॉलिड सामान इतना कैसे दब रहा है, तो ये तो मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया है मैक्सिमाइज करके, लेकिन उसमें इलास्टिसिटी होता है ना, इलास्टिक नेचर का होता है। कॉपर, आयरन, जितने भी सॉलिड हैं सब में इलास्टिसिटी होती है। ठीक है तो वो कंप्रेस हो जाता है, तो जब ये दबा, जब वो इसको धक्का मारा, तो ये है 1, ये है 2, तो इसको एक फोर्स फील हुआ इधर, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है इधर, और उतना ही फोर्स इसको भी मिलेगा क्योंकि
न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि ये इस पे फोर्स लगाएगा एक्शन, तो उतना ही रिएक्शन इसको पीछे मिलेगी। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो पूरे को अगर आप सिस्टम ले लो, ऐसे सिस्टम ले लो, सिस्टम, तो सिस्टम लोगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये जो इंटरनल फोर्स बन गया, ये इंटरनल, ये क्या करेगा, दोनों के वेलोसिटीज को चेंज करेगा। कैसे? इसकी वेलोसिटी आगे थी, देखो इधर, इसकी वेलोसिटी किधर थी, आगे ऐसे, है ना 1, और इसकी वेलोसिटी इधर थी, दोनों की आगे ही थी। तो ये वेलोसिटी 2 की हो गई, ये वेलोसिटी 1 की हो गई, जो कि अब चेंज होने लगेगा, ठीक है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि देखो ये वेलोसिटी के ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, इसकी स्पीड कम होने लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि सिस्टम में नेट फोर्स 0 है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि एज नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, सो P इज कंजर्व, ठीक है। लीनियर मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कौन से लॉ में, कौन से लॉ से आया है, तो आप क्या बोलोगे? न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है ना, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ से आप कह सकते हो कि P कंजर्व होता है, क्योंकि थर्ड लॉ से जितना एक्शन ये लगा रहा है उतना ही रिएक्शन उसको मिल रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो रही है सिस्टम में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ ड्यूरिंग कोलिजन, ये बिफोर था, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? अब आपको समझ में आ गया कि m1 को जो फोर्स है वो पीछे की ओर फील हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। तो अब आपको साफ समझ में आ रहा है कि v1 की वैल्यू कम हो गई है और v2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। इसमें u1 की वैल्यू ज़्यादा थी और u2 की वैल्यू कम। तो अब ये ज़्यादा रेट से आगे बढ़ेगा और ये कम से बढ़ेगा, तो फिर इसमें टक्कर नहीं होने वाली है अभी। यही हमारे सिलेबस में है कि फिर से अभी टक्कर नहीं हो रही है जब तक कि इसको पीछे से और कोई ना मारे, सही है। तो अभी इसकी वेलोसिटी इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ये आफ्टर कोलिजन हो गया। ये आफ्टर कोलिजन, ये था बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। तो क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हो, ठीक है। तो यही कहानी होने वाला है कोलिजन में। तो क्या इसी चीज को जो हम पढ़ चुके हैं वो वाले नियम लगा सकते हैं क्या? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये आप पढ़ चुके हो ना, उससे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, मान लीजिए ये m1 मास का ऑब्जेक्ट था जो कि ये u1 से जा रहा था, और यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ एक m2 मास का ऑब्जेक्ट है जो u2 से जा रहा है। तो स्प्रिंग क्योंकि ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है ना, ये नेचुरल लेंथ है, ये बिफोर। अब ड्यूरिंग क्या होगा? ये इसके पास जाएगा और इसके पास जाते ही स्प्रिंग जो है वो दबना शुरू होगा, और स्प्रिंग दबेगा दबेगा, तो मैक्सिमम जब तक नहीं दबेगा तब तक फिर वो अलग नहीं होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन में क्या लिखोगे? मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या होता है आपको मैंने बता रखा है, ये 2 है, ये 1 है, तो दोनों की वेलोसिटीज सेम हो जाती है। तब यहाँ पे क्या होगा? L0 माइनस एक्स मैक्स। यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन। उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी।
अब पूरे टाइम स्प्रिंग फोर्स इसको इधर लगता है और इसको स्प्रिंग फोर्स इधर लगता है, तो ये स्प्रिंग फोर्स बिल्कुल वैसा ही रहा जो इलास्टिक वाला फोर्स था, बिल्कुल वैसा ही रहा। तो इसकी वेलोसिटी इसको कम करेगा और इसकी वेलोसिटी को ये बढ़ाएगा, तो क्या होगा, कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी फिर इधर बढ़ने लगेगी। तो देखो इससे मैच हो गया। अब इसकी वेलोसिटी इधर v1 हो गई और ये जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ पर आ गया, इधर वेलोसिटी v2 हो गई। ये है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी अब v1 की कम और v2 की ज़्यादा। तो आप बिफोर कोलिजन देखते हो तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है क्योंकि ये स्प्रिंग है, और आफ्टर भी देखते हो तब भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ये भी 0 होता है। इसका मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन स्प्रिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ सकते हैं, इनिशियल और फाइनल। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा और एनर्जी भी। आप एनर्जी के बारे में अभी मैं बात करूंगा थोड़ा टाइम पे, बट मैं क्या समझाना चाहा कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इनिशियल और फाइनल सेम होगा। क्या? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। और मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगेगा? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बच्चों अभी तक टक्कर के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे कोई वस्तु टकराता है जिसको हम लोग स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम से मिलाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ दो ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। एक है गति की रेखा, जिसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। और दूसरा क्या है? संगठित की रेखा, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक। इन दोनों को समझते हैं ये क्या होता है। गति की रेखा का मतलब हुआ, गति की रेखा का मतलब है कि कोई वस्तु जिस भी दिशा में चल रहा है, जिस भी दिशा में चल रहा है, यानी कि जिस दिशा में उसकी वेग है ना, उस दिशा में और इसके केंद्र से जाता हुआ जो रेखा होगा, जैसे इस दिशा में इसकी वेग है v, तो इसके केंद्र और वेग की दिशा में जो वेग का परिमाण होगा, उस दिशा में जो रेखा होगी उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गति की रेखा, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए एक और है, इस तरह की एक वस्तु है, ऐसे है, जिसकी इधर एक वेग है, इधर भी वेग है, दो घटक हैं वेग की। तो किस दिशा में आप लेंगे ये गति की रेखा को, लाइन ऑफ मोशन की किधर लेंगे आप? तो फिर आपको इसका क्या करना होगा? परिणामी लेना पड़ेगा। इधर हो गई इसकी रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जिधर होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जिधर होगी, और इसके केंद्र से जाता हुआ जो लाइन होगा, इसी लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे, यानी कि लाइन ऑफ गति की रेखा बोलेंगे। तो जरा देख लेते हैं क्या है वह रेखा जो परिणामी वेग की दिशा में पिंड के केंद्र से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? गति की रेखा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा समझते हैं क्या है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये वह रेखा है जब दो वस्तु जब भी वो टक्कर खाए, तो दो वस्तु जब भी टक्कर खाता है तो वो कांटेक्ट में आ जाता है, वो दोनों एक दूसरे के स्पर्श में आ जाता है, ठीक है। तो स्पर्श के दौरान उसके लंबवत दिशा में जो रेखा होगी उसे क्या बोलेंगे? संगठित की रेखा बोलेंगे। तो वह रेखा जो टक्कर के दौरान स्पर्श सतह के अभिलंब से गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसको मैं उदाहरण समझाता हूँ, जब तक आप उदाहरण नहीं देखेंगे आप इसको समझ नहीं पाएंगे। देखिए ध्यान से, यहां से ऐसे आ रहा है ये वस्तु, ओके। तो देखिए ये इधर वेग है v, है ना, और एक और वस्तु है जो इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसके दिशा में इसका है v2, ठीक है। अब इस चीज को समझिए ध्यान से। इस रेखा को क्या बोलेंगे? इस रेखा को बोलेंगे गति की रेखा, क्योंकि इसी दिशा में मोशन है, तो लाइन ऑफ मोशन हुआ, ठीक है, LOM, ठीक है। अब जब ये टक्कर खाता है, टक्कर खा लिया ऐसे, तो टक्कर खाने के दौरान उसके स्पर्श सतह के अभिलंब से गुजरती है ना। तो इसकी नॉर्मल किधर होगी? नॉर्मल ऐसी होगी, इस दिशा को क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इसको बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन। तो दोनों देखो तो एक ही है, इसके लिए दोनों एक ही है, सही है, तो कोई बात नहीं है। अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए एक वस्तु है जो इस दिशा में जा रहा था, ऐसे
ये हो गया इसकी वेग, ठीक है। एक और है जो एक बड़ा सा पिंड है, जो कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799, जो इस दिशा में जा रहा था ऐसे। ये V2 है, ये V1 है। तो अगर मैं लाइन ऑफ मोशन पूछूं आपसे, गति की रेखा, तो आप क्या करेंगे, ये जिधर वेग है उधर ही गति की रेखा हो गई और इसकी इस दिशा में हो गई। लेकिन जैसे ये टक्कर खाते हैं तो इसका नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है ना, ये ऐसे है, तो ये दिशा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों एक नहीं है, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक नहीं है। अब समझिए ज़रा ध्यान से, इधर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अब मैं आपको ऐसे बता दूं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक वेज है, ओके। अब समझिए, यहाँ से अगर गिर रहा है कोई वस्तु, ऐसे गिर रहा है, तो ये दिशा इसकी क्या हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी इसकी गति की रेखा हो जाएगी, है ना। तो ये इसकी वेग है, तो गति की दिशा ऐसी आ गई, ऐसे। तो इसको क्या बोलोगे, लाइन ऑफ मोशन। ये वाला लाइन क्या होगा, लाइन ऑफ मोशन। लेकिन जब ये इससे टकराता है तो टकराने के समय ये इससे स्पर्श इस दिशा में होता है, ठीक है। तो ये वाली दिशा जो है ना, ये वाली दिशा, ये दिशा हो जाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि संघट्ट की रेखा हो जाएगी इस दिशा में। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए एक वस्तु ऐसे आ रहा है, ऐसे, है ना, इस दिशा में आ रहा है ऐसे। तो अगर ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे ये इससे टक्कर खा रहा है, ऐसे ऐसे टक्कर खा रहा है, और फिर वो ऐसे चला जा रहा है इस दिशा में। तो अब आप देखोगे तो ये फर्श है, ठीक है ना। तो फर्श के लंबवत ये वाली दिशा हो गई। देखिए इधर ध्यान से, ये वाले दिशा में क्या लगेगा, ये हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये इसके नॉर्मल हो गया। इसको बोलोगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसको बोलोगे लाइन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब सुनिए ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, ये जो संघट्ट की रेखा है, इसी रेखा के दिशा में जब भी दो वस्तु टकराते हैं तो वो बल उसी दिशा में लगता है, उसी रेखा की दिशा में लगता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वह रेखा है जिस दिशा में रेखीय संवेग परिवर्तित होगी, मतलब लीनियर मोमेंटम में चेंज जिस दिशा में होगी, लीनियर मोमेंटम में चेंज यानी कि संवेग में जिधर परिवर्तन होगा उसी दिशा या उसी रेखा को क्या बोलोगे, संघट्ट की रेखा, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे। आया समझ में। तो ये दोनों इसलिए जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इसके और ऊर्जा, दो ऐसे आप क्या कैटेगरी लेंगे जिसके हिसाब में आप जो भी टक्कर है उसके प्रकार को विभाजित करेंगे, ठीक है। तो जैसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन में क्या है, इसकी दिशा है, जिस दिशा में वो जा रहा है उसके आधार पे आप टक्कर के प्रकार को बांट सकते हैं, किस प्रकार में वो आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर ऊर्जा के आधार पे इसको विभाजित किया जाए तो उसकी अलग परिभाषा होगी कि कोलिजन के इतने प्रकार होंगे, टक्कर के इतने प्रकार होंगे, ठीक है। या इसके आधार पे अगर आप बांटोगे तो वो अलग प्रकार के आएगा। तो आगे यही पढ़ने वाले हैं कि ऊर्जा और दिशा के आधार पर कैसे आप टक्कर के प्रकार को विभाजित करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। चलिए, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रत्यावस्था गुणांक क्या होता है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको फिर से वो उदाहरण ले जाना चाहूँगा जहाँ पे टक्कर के बारे में मैंने क्या बताया था कि यदि एक पिंड M1 U1 से जा रहा है और दूसरा पिंड M2 U2 से जा रहा है, तो टक्कर के पहले ये वाली बात है, और टक्कर के पश्चात इन दोनों की जो वेग है वो इस प्रकार दी गई है, ठीक है। तो मैं इस पे एक टर्म डिफाइन करना चाहता हूँ जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यावस्था गुणांक। क्या होता है ये, इसको समझिए कि देखिए ये इसके सापेक्ष वेग ही है, सापेक्ष वेग। तो एक के सापेक्ष दूसरे के वेग को देखना है और उसका जो अनुपात आएगा उसी को कहते हैं प्रत्यावस्था गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किस प्रकार, समझिए, जब ये
टक्कर होने वाला था तो u1 का मान u2 से ज़्यादा होता है और टक्कर के पश्चात v2 का मान v1 से ज़्यादा होता है। तो इसके पास सेपरेट होने, जब वो अलग हो रहा है, वो जब दोनों दूर हो रहे हैं तो कितने वेग से सेपरेट हो रहे हैं, उसके सापेक्ष वेग क्या है वो बताना है। तो v2 माइनस v1 हो गया, तो v2 माइनस v1 ऊपर आ गया, और जब वो उसके तरफ पहुंच रहा था तो कितने वेग से, सापेक्षिक वेग से वो पहुंच रहा है, तो वो हो गया u1 माइनस u2। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके उदाहरण देखते हैं, देखिए ध्यान से। यदि इसका मान a है, इसका मान b है, इसका मान c है, इसका मान d है, तो आप e का मान क्या लिखेंगे? e बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेट होने वाला वेग क्या है? सेपरेट होने वाला वेग हो गया d माइनस सी, और अप्रोच होने का वेग क्या है? a माइनस बी। देखिए यहाँ मैंने सदिश ऊपर लगा रखा है, मतलब वेक्टर तरीके से इसको करना होगा। तो किसी एक दिशा को आपको धनात्मक मानना है, पॉजिटिव मानना है, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो इस दिशा में जो भी वेग होंगे वो धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, देखिए ध्यान से। यदि m1 जो है वो इधर a से जा रहा था, लेकिन m2 जो है वो इसके तरफ b से आ रहा है, और m1 जो है वो टकराने के बाद इधर c हो गया, और m2 जो है वो टकराने के बाद इधर d हो गया, तब इसकी प्रत्यावस्था गुणांक ज्ञात कीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट होने का एक डायरेक्शन को प्लस मान लोगे, तो इसको आपने प्लस मान लिया। अब प्लस में कौन दिख रहा है? d, तो d को प्लस, c को माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इस दिशा में a है, माइनस माइनस b। ठीक है, तो d प्लस सी बाई a प्लस बी हो गया, है ना। तो हर बार माइनस ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको दिशा देखना पड़ेगा। तो जिस दिशा को आपने धनात्मक माना है, अगर उस दिशा में वेग है तभी आप इसको धनात्मक मानेंगे, अन्यथा इसको ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक परिभाषा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी जरूरत पड़ेगी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है आगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, e का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा, e का मान 0 से 1 तक ही होने वाला है। ठीक है, 0 से 1 तक इसका मान होगा। ठीक है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ई पे बेस्ड मैंने कुछ सवाल ले लिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि थोड़ा और फील आ जाए ई का क्या यहाँ पे मैं बात कर रहा था। देखिए क्या दिया गया है, ई अगर दिया गया है 0.5, ई दे दिया गया, तो आपको बताना है कि कोलिजन के बाद बी का वेलोसिटी क्या होगा कोलिजन के बाद। तो ये कोलिजन के बाद है, ये कोलिजन के पहले। तो अगर ई की वैल्यू 0.5 है तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना। तो सिंपल आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको मैंने ई का फॉर्मूला लिखने सिखा दिया है। ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसको सही सही लिखना है आपको। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेट हो रहा है तो इस डायरेक्शन को प्लस मान लोगे, तो ये क्या हो जाएगा v - 2, और अप्रोच क्या हो जाएगा 10 - 5, और इसकी वैल्यू क्या है 0.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.25 v - 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे उसके बाद 2 इसमें जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा 4.75, है ना, प्लस 2 इक्वल्स टू v, ये आ गया आंसर। तो 6.75 इक्वल्स टू v। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो ये इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब ये हो गया पहली बात जिसमें डायरेक्शन सेम थी। सेकेंड को क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आपको बताना है कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। उधर v लिख दिया है पर आपको पता नहीं, हो सकता माइनस आ जाए, तो फिर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, इधर प्लस मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। तो E इक्वल्स टू क्या होगा 1/4, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेट
होने की वेलोसिटी, इधर आपने प्लस माना है, इसको प्लस मान लो आप, तो v आ गया, ठीक है। तो v माइनस, ये भी प्लस में ही है, ये तो माइनस इसके डेफिनेशन में ही थे, ठीक है। अब इस डायरेक्शन को प्लस माने हो तो दिस माइनस दिस करते हैं, तो 10 माइनस 5, इसका मतलब +5 हो गया, सही है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो 10 + 5 = 4v - 20, तो ये कितना हो गया 15 + 20 35/4, तो 35/4 मीटर/सेकेंड, ठीक है। देख लेना बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, वैसे तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको 4 से कर लो और डेसिमल लगा लो, ठीक है। तो ये हो गया इतना मीटर/सेकेंड। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन में ले रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूला जो मैं बताया था उसको रिलेट करने सीख सको, ठीक है। तो अगर ई पता है तो कोई भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, और अगर वेलोसिटी पता है तो ई निकाल सकते हो। वैसे 90% सवालों में ई दिया रहेगा और आपको वेलोसिटी ही रिलेट करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको जरा ट्राई करो, सॉल्व करो जरा इसको। इस बार आपको ई निकालना है, ठीक है, ई निकालना है, ये सवाल है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए ये एक फर्श है, एक जमीन है, ठीक है, और जमीन से h हाइट ऊपर एक गेंद को आपने ऐसे छोड़ दिया, u0 से छोड़ दिया, तो ये नीचे जाता है ऐसे, तो ये हाइट दे रखा है h, ठीक है। और इसमें टक्कर खाने के बाद दे रखा है कि टकराने के बाद, हालांकि इसी में जाएगा, मैंने इधर बना दिया थोड़ा सा, टकराने के बाद ये केवल और केवल h1 हाइट जा पाता है, ठीक है, h1 जा पाता है। तो बताइए E की वैल्यू क्या होगी अगर h1 जा पाता है टकराने के बाद, टकराने से पहले h हाइट से आपने इसको गिराया था, टकराने के बाद h1 हाइट ऊपर जाता है, तो बताइए E की वैल्यू क्या होगी। तो आपको वेलोसिटी चाहिए, मैंने हाइट दे रखा है, तो आपको ना यहाँ पे आपको रिलेट करना पड़ेगा। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है तब इसकी वेलोसिटी क्या होती है और किधर होती है, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, कितने से होगी, तो √2gh। लेकिन जो दूसरा पार्टिकल है वो क्या है, फर्श है, ग्राउंड है, वो तो चल ही नहीं रहा, ग्राउंड थोड़ी चलता है। या आप दीवार में पत्थर नहीं, गेंद मारिए, तो दीवार में अगर आप गेंद मारेंगे तो दीवार तो हमेशा रुकी रहेगी, उसी तरह से फर्श हमेशा रुका हुआ है। तो इसमें जो b है ना, b की वेलोसिटी दोनों बार 0 है, कोलिजन के पहले भी कोलिजन के बाद भी 0 है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये ऊपर जाता है ऐसे ऊपर, तो ऊपर जाते समय आपको फिर वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या लिखोगे, √2gh1, क्योंकि अब वो h1 हाइट ऊपर जा रहा है। कैसे आता है ये सब आप काइनेमेटिक्स में सीख रखे हो, और नहीं तो फिर से आप ट्राई कर लो। यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, वो फॉर्मूला लगा दो, v² = u² + 2gh, इसमें -2gh हो जाएगा, v 0 हो जाएगा, ठीक है। अब E की वैल्यू रखो, तो इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 1। तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 0 है, तो v2 - v1 होता है ना, तो v2 0 हो गया -v1। अच्छा, एक डायरेक्शन को प्लस लेना पड़ेगा आपको, कि किधर प्लस माने, ऊपर मान लेते हैं, चलो प्लस मान लेते हैं, ऊपर प्लस मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये ऊपर ही जा रहा है तो प्लस रहेगा, कितना हो गया, √2gh1। तो मैंने लिखा v2 - v1 बाई u1 - u2, तो u1 कितना है, ये है u1, ये कितना है u1, ये कितना है v1, समझ में आया। तो v2 - v1 बाई u1, तो u1 कितना हो गया, √2gh माइनस u2 तो पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, लेकिन आपने ऊपर के डायरेक्शन को प्लस माना, ये नीचे जा रहा है तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस हो गया, तो E की वैल्यू क्या आ गई, √2g कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √h1/h = E आ गया। अब अगर उल्टा पूछता अगर मैं पूछता कि E की वैल्यू मैंने दे दिया आपको, तो बताइए h हाइट से गिराने पे h1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछता, तो आप क्या करते, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, E की वैल्यू क्या आ रही है,
h1 बाई h का रूट, तो क्यों ना मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये ई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से h1 की वैल्यू क्या आ गई, h1 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया। ठीक है, ये फिर से आएगा, देखना ये फॉर्मूला फिर आगे आने वाला है, पर इससे एक फील आ जाता है कि अगर आप ग्राउंड से गिराते हैं और h1 हाइट जाता है तो E एक जो वैल्यू है ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसके बारे में अगर पता हो तो आप गैस कर सकते हैं कितना हाइट ऊपर जाएगा, या फिर अगर आपको हाइट पता चल गया तो फिर आप सरफेस और उसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन थी वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अब मैं आगे लेके चलता हूँ जिसमें क्लासिफिकेशन की बात करने वाला हूँ, एनर्जी फिर से आने वाला है। ठीक है ना, तो मैंने जो कोलिजन का डायग्राम बनाया था फिर से बनाऊंगा और मैं कोलिजन के बारे में क्लासिफिकेशन करूंगा, उसको बांटूंगा कि इस हिसाब से बात करें तो इस प्रकार के कोलिजन होंगे, इस भाषा में बात करें तो इस प्रकार के कोलिजन होंगे। ठीक है, तो जब आपको टाइप्स पता चल जाएगा कि इतने टाइप्स के होंगे तो फिर आगे की स्टडी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए।